हेलो गाइस, वेलकम टू रिसोर्स अड्डा। आज हम पॉलिटी का 7th चैप्टर शुरू करने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट भी है, तो हम इसको 3 लेक्चर में डिवाइड करेंगे ताकि हम अच्छे से उसको समझ सकें। ओके, अभी इस लेक्चर में हम क्या करते हैं, आर्टिकल 13 तक उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए हैं, और वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ओके, और हमने कहाँ से लिए फंडामेंटल राइट, पहले उस पर हमने एक लेक्चर लिया है। तो फंडामेंटल राइट जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने बोरो की है। ओके, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट का, उसको क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ओके, और फंडामेंटल राइट कैसे है हमारे, जस्टिसिएबल। ओके, याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट से जस्टिसिएबल है। ओके, और ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उनको मोर इलेबोरेटली डिस्कस किया है। ओके, जो कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में इतने इलेबोरेटली डिस्कस नहीं किए हैं। ओके, और जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या गारंटी करते हैं पर्सन के, वो हर एक पर्सन को, इंडिया के हर एक पर्सन को, व्यक्ति को, मतलब सिटीजन्स को, वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लागू होते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स की इक्वालिटी एंड डिग्निटी इंडिविजुअल्स की उसको अपहोल्ड करते हैं। ओके, एंड वो क्या मतलब, इन द इंटरेस्ट ऑफ, मतलब पब्लिक, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, एंड हमारे नेशन की यूनिटी है उसको भी याद में रखा जाता है। ओके, और फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, मतलब उसको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो रहती है उसको प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। ओके, और देख, फंडामेंटल राइट जो है वो क्या करते हैं, जो अथॉरिटेरियन रूल या डिस्पोटिक रूल जो रहेगा उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, और वो इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है, ओके, एंड फ्रीडम जो है इंडिविजुअल का, उसके अगेंस्ट जो स्टेट्स का इन्वेजन रहेगा उसको अपोज करने की कोशिश करते हैं। ओके, और दे अपने जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं, ओके, तो और अपना लेगिस्लेशन, तो उसके जो आर्बिट्ररीनेस या उसके जो टायरानी रहती है उसके अगेंस्ट काम करने की कोशिश करते हैं। ओके, और दे ट्राई टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। ओके, और उनको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स ये है जो बोलते हैं हम, तो वे क्या क्यों बोलते हैं, तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहता है हमारा, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। ओके, और वो जो है फंडामेंटल इन द सेंस ऑफ, मतलब वो ऑलराउंड जो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट रहते हैं उसके लिए वो फंडामेंटल, मतलब बहुत ही ज़रूरी है, इसके कारण हम उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली मतलब डेवलप हुआ था तो उस टाइम कितने फंडामेंटल राइट्स थे, टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। वो कौन से, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। बट जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है इन द आर्टिकल 31 उसको रिमूव कर दिया था। ओके, कौन से, 44th अमेंडमेंट एक्ट से। ओके, और अब मतलब जो आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब कहाँ पे है, आर्टिकल 300A में वो अभी मेंशन किया है। ओके, तो यहाँ पे दिया है राइट टू प्रॉपर्टी, जो 44th अमेंडमेंट हुई थी 1978 में, उसको डिलीट कर दिया था, और अभी वो पार्ट 12 के आर्टिकल 300A में मेंशन किया है। तो अभी हमारे कितने, 6 टोटल फंडामेंटल राइट है। अभी देखते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। ओके, जो फंडामेंटल राइट्स है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसको देखते हैं। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो कुछ फंडामेंटल राइट उसमें से वो सिर्फ हमारे जो सिटीजन्स है उनको अवेलेबल है, और बाकी के जो है वो सभी के लिए, मतलब सिटीजन्स रहेंगे या फॉरेनर रहेंगे, ओके, सभी को लागू रहते हैं। ओके, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ओके, क्वालिफाइड, तो इसका क्या मतलब है, जो स्टेट है उसको वो फंडामेंटल राइट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन रख सकते हैं। ओके, बट जो रेस्ट्रिक्शन रखे गए हैं वो हमारे मतलब वो रीजनेबल है या नहीं, हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा। ओके,
तो फंडामेंटल राइट जो है वो बैलेंस रखने चाहिए, कौन कहाँ पे जो हमारा इंडिविजुअल का राइट रहता है और हमारी जो सोसाइटी रहेगी उसका बैलेंस रखने के लिए ये जो रीज़न मतलब उसका रीज़नेबल जो हम देखते हैं उसका फंडामेंटल राइट रीज़नेबल है या नहीं, तो इसके कारण हम देखते हैं। ओके, और ऑल जो फंडामेंटल राइट है वो आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द स्टेट्स के है, मतलब अपोजिट है। ओके, ना कि मतलब फ्यू ऑफ देम, मतलब सभी नहीं है जो कि हमारे इंडिविजुअल्स की आर्बिट्ररी एक्शन रहेगी प्राइवेट इंडिविजुअल्स की, तो उसके अगेंस्ट मतलब सम ऑफ देम जो है फंडामेंटल राइट्स है। ओके, जो सम फंडामेंटल राइट जो है मतलब वो निगेटिव इन कैरेक्टर कहा जाता है। मतलब निगेटिव क्यों बोलते हैं, तो वो स्टेट्स के ऊपर कुछ लिमिटेशन रखते हैं, अथॉरिटी स्टेट्स की जो अथॉरिटी रहती है उसके ऊपर लिमिटेशन रखते हैं। और कोई जो फंडामेंटल राइट्स है वो पॉजिटिव इन कैरेक्टर है, तो वो क्या करते हैं इंडिविजुअल्स को प्रिविलेज देते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स को, तो वो पॉजिटिव इन कैरेक्टर होते हैं। ओके, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। ओके, मतलब उसका क्या मतलब है, अगर वो वायलेट मतलब हम फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो एक आधा व्यक्ति वो कोर्ट में जा सकता है। ओके, उसके एनफोर्समेंट के लिए, इसके कारण इनको क्या कहा जाता है, जस्टिसिएबल। ओके, फंडामेंटल राइट जो है उनको डिपेंड करता है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको डिपेंड करता है। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, सुप्रीम कोर्ट को। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। ओके, इसका मतलब क्या है, हमारा जो पार्लियामेंट है उसको रिपील कर सकता है या कर्टेल कर सकता है, बट कैसे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ओके, नॉट कि मतलब ऑर्डिनरी एक्ट से वो उसको रिपील नहीं कर सकता। ओके, बट जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे उसको भी कुछ अपोज है, मतलब उससे बेसिक स्ट्रक्चर जो रहेगा उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, और फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ओके, फंडामेंटल राइट जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, एक्सेप्ट जो आर्टिकल 20 और 21 है। ओके, और फंडामेंटल मतलब जो 6 राइट गारंटी की है कौन से, आर्टिकल 19 में, वो भी सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान ही सस्पेंड होता है। ओके, अगर इंटरनल इमरजेंसी रहेगी तो आर्टिकल 19, 20 और 21 वैसे की वैसे ही रहेंगे। और एक्सटर्नल इमरजेंसी किसको कहते हैं, अगर वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे अगर इमरजेंसी लगाई तो उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। और इंटरनल इमरजेंसी रहते हैं उसको, अगर आर्म रेबेलियन हो गया इंटरनल तो वो इंटरनल इमरजेंसी होती है। और फंडामेंटल राइट जो है उनका जो ऑपरेशन का स्कोप है उसको लिमिट कौन करते हैं, आर्टिकल 31A, 31B एंड आर्टिकल 31C। तो आर्टिकल 31 जो है वो स्टेट अगर एक आधी स्टेट एक्वायर कर लेता है तो इसके बारे में आर्टिकल 31A है, और 31B इस किसके बारे में, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल है उसके बारे में आर्टिकल 31B है। 31C जो है हमारे जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसके बारे में डील करता है। ओके, बाद में आर्टिकल 33 क्या कहता है, जो हमारे आर्म फोर्सेस रहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस वगैरह, तो उसके उनके लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स के रेस्ट्रिक्शंस है। ओके, इसके बारे में आर्टिकल 33 है। बाद में आता है आर्टिकल 34 जो कि हमारा मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल के बारे में है। जिस एरिया में मार्शल लॉ अप्लाई होता है उस एरिया में फंडामेंटल राइट नहीं लगते। ओके, और ये नेशनल इमरजेंसी से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका बाद में हम देखेंगे। ओके, जो फंडामेंटल राइट है मोस्ट ऑफ देम जो है वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, मतलब उनको कोई भी नया एक्ट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो बाकी के कुछ है उसके लिए हमें स्पेशल एक्ट बनाना पड़ता है, जैसे कि आर्टिकल 17 जो है उसके लिए हमने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बनाया है। ओके, तो वो जो एक्ट बनाने की जो पावर है वो किसकी तरफ है, हमारे जो पार्लियामेंट है उसको ये पावर रहती है, और स्टेट लेजिस्लेचर जो रहता है उसको वो पावर नहीं रहती। ओके, अभी देखते हैं जो डेफिनेशन जो दी है स्टेट की, हमारा जो आर्टिकल 12 है उसमें स्टेट्स की डेफिनेशन दी गई है। तो स्टेट्स के अंदर क्या क्या आता है वो देखते हैं पहले। जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कौन सा, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ
इंडिया, वैसे ही गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ओके, एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, वैसे ही एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब दोनों ही यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट उसके अंडर आता है। और जो हमारे लोकल अथॉरिटी रहते हैं जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ओके, और इम्प्रूवमेंट जो ट्रस्ट रहते हैं वो भी स्टेट के डेफिनेशन के अंडर आते हैं। और अदर जो स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रहते हैं जैसे कि हमारे LIC, ONGC, वो जैसे PUC मतलब PSU रहते हैं वो भी इसके अंडर आते हैं स्टेट के, ओके। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब जजमेंट दिया था, उसने उन्होंने क्या कहा कि एक आधी प्राइवेट बॉडी रहेगी और वो एज अ स्टेट का इंस्ट्रूमेंट बन के वर्क कर रही है तो भी वो स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आते हैं, ओके। तो ये स्टेट की डेफिनेशन क्यों, अगर एक आधा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है और अगर वो स्टेट करता है तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं, इसके कारण ये स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। तो हम किसके अगेंस्ट मतलब हमारे कोर्ट में जा सकते हैं इसके बारे में बताया है, ओके। बाद में आता है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। जो हमारा आर्टिकल 13 जो है वो किसके बारे में डील करता है, जुडिशियल रिव्यू। एक आधा जो मतलब लॉ बनाया, हमारा जो लेजिस्लेचर है उसने एक आधा लॉ बनाया और अगर वो एक आधे फंडामेंटल राइट जो रहता है उसको अपोज करता है तो उसको उसका मतलब वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर उसको लिया जाएगा और अगर वो अपोज करता है तो उसको रिव्यू कर दिया जाएगा, ओके। और ये जो पावर है वो किसके अंडर दिए, आर्टिकल 13, ओके। और जो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको आर्टिकल 31 देता है और हमारा हाई कोर्ट जो रहता है उसको आर्टिकल 226 जो है वो पावर प्रोवाइड करता है, ओके। तो जो लॉ बोलते हैं हम, मतलब लेजिस्लेचर एक आधा लॉ बनाता है तो वो लॉ कौन सा आता है, मतलब जो टर्म लॉ जो है वो आर्टिकल 13 ने बताई कि उसमें क्या क्या आएगा। जो हमारे परमानेंट लॉ जो होते हैं जो कि हमारा लेजिस्लेचर बनाता है। बाद में टेम्पररी लॉ मतलब हमारा ऑर्डिनेंस वगैरह, मतलब प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर, वो भी लॉ के अंडर आएंगे, ओके। और स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन नेचर मतलब एक आधा डिलीगेटेड लेजिस्लेशन को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। तो ये क्या है, मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, अगर पार्लियामेंट लॉ बनाता है एक आधा और उसको जो इम्प्लीमेंट करता है बाद में एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट जो करते हैं तो उसमें बहुत सारे मतलब पार्ट्स ऐड हो जाते हैं, ओके। वैसे कि वैसे हम लॉ नहीं अप्लाई कर सकते, ओके। तो जो बाद में जो होता है एप्लीकेशन तो उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो वो भी इस लॉ के डेफिनेशन के अंडर आता है, ओके। बाद में जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ जैसे कि हमारा कस्टम रहेगा तो वो भी लॉ के डेफिनेशन के अंडर आएगा, ओके। तो जो हमारा लेजिस्लेशन जो बनाता है नॉट ओनली दैट लॉ बट ऑल्सो अदर्स ऑल्सो, अगर वो हमारे फंडामेंटल को वायलेट करते हैं तो उसको भी वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। बाद में आर्टिकल 13 क्या डिक्लेयर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है तो वो इज़ नॉट अ लॉ, उसको लॉ नहीं बोलते, तो वो कैनॉट चैलेंज नहीं किया जा सकता उसको सुप्रीम कोर्ट ने। बट मतलब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कौन सी, केशवानंद भारती की जो आई थी कब 1973 में, तो उन्होंने क्या कहा कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो चैलेंज की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ क्या, अगर एक आधा मतलब वो बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वायलेट करता है, ओके, तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट जा सकते हैं और उसको वाइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, ओके। अभी फंडामेंटल राइट्स हम क्या करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। थैंक यू।